कैसी थी वो लाइफ आपकी? बचपन से ही मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ सिंस बर्थ। एक रेयर कंडीशन होती है रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी, हुँ। जिसमें कि आइज़ का जो रेटिना होता है वो ही डैमेज हो जाता है। उसका क्योर कुछ है नहीं। तो जो ब्रेल स्टार्ट किया था आपने लर्निंग तो वो किस एज से स्टार्ट की थी? 2004 में स्टार्ट किया था हुँ। एट द एज ऑफ 8। स्कूल में कभी किसी बुलिंग वगैरह का भी शिकार हुए आप? बच्चे तो थे ही बट टीचर्स भी ऐसे करते थे। सुना है आपने स्कूल चेंज कर दिया था सिर्फ़ इसी रीज़न की वज़ह से। उसकी वजह से मैंने और मैथ्स भी जो है वो हार्ड हो रही थी। देन मैंने स्कूल अपना चेंज कर दिया एंड इट वाज़ आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन। ओके, सो इसके बाद आपको मिला था हेलेन केलर अवार्ड। बिकॉज़ आई बिलीव कि टैलेंट सब में होता है। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा मौका और थोड़ा-सा अगर प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए, विज़न इम्पेयरमेंट या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी बहुत चीज़ें मीडिया में कर सकते हैं। कभी सोचा था इतने सारे अवार्ड्स विन करोगे आप? एक्चुअली मैंने तो कभी अवार्ड के लिए जॉइन ही नहीं किया था वॉइस ओवर, जस्ट पैशन के लिए जॉइन किया था। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो बातें तेरी मेरी विद रीना। वो कहते हैं ना, कुछ लोग आंखों से देखते हैं और कुछ लोग दिल से। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो शख्सियत इतनी स्पेशल है और उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में नज़र से ज़्यादा नज़रिया मायने रखता है। इसी पर एक शेर याद आया, नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी और अगर नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो फिर नज़र उस नज़र से नज़र ना आएगी। आज हमारे साथ वो आवाज़ है जो अंधेरे में खुद भी रोशनी बन गई और अपनी कमज़ोरी को अपनी पहचान ना बनाकर उन्होंने अपनी ताकत बनाया। वोकल आर्टिस्ट, आरजे और टेडएक्स की स्पीकर और बहुत सारे टीवी एड्स में अपनी आवाज़ दे चुकी रेशम तलवार आज हमारे साथ हैं। रेशम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी विद रीना में। हाउ आर यू नाउ? थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इस पॉडकास्ट के लिए आकर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ा शुक्रिया आपको कहना चाहूँगी कि आपने अपने इतने बड़े बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और हमारा इन्विटेशन स्वीकार किया। उसके लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेज़र, माय प्लेज़र। अभी ये बताइए रेशम, अगर हम आपके थोड़ा-सा बैक साइड जाते हैं, आपकी अगर बचपन की जर्नी स्टार्ट करते हैं, सो कैसी थी वो लाइफ़ आपकी? बचपन से ही मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ सिंस बर्थ। हुँ, और क्योंकि मैं एक प्रीमेच्योर किड थी, हुँ, जिसकी वजह से मेरी आइज़ जो है वो डेवलप नहीं हो पाई थी, हुँ, जिसकी हुँ, वजह से एक रेयर कंडीशन होती है रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी, हुँ, जिसमें कि आइज़ का जो रेटिना होता है वो ही डैमेज हो जाता है ओके, और उसका क्योर कुछ है नहीं। तो उसकी वजह से सिंस चाइल्डहुड आई एम अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। तो हुँ, 7-8 इयर्स तक काफ़ी पेरेंट्स ने ट्रीटमेंट करवाया, सभी हॉस्पिटल्स, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, हर जगह पे रिपोर्ट्स भेजे, बट हर जगह से ना ही सुनने को मिला। देन मेरी मॉम ने कहा कि अब मैं इसे एजुकेट करूँगी। हुँ, देन आई स्टार्टेड लर्निंग ब्रेल ओके। फ्रॉम नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो उसके बाद से मेरी जो है वो एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई। जो ब्रेल स्टार्ट किया था आपने लर्निंग तो वो किस एज से स्टार्ट की थी? अ, मैंने ब्रेल 2004 में स्टार्ट किया था हुँ, एट द एज ऑफ 8। ओके। हाँ जी। स्कूल जाने से पहले? वो इनिशियल में स्कूल का ही पार्ट माना जाता है। हाँ, हाँ। वो आपको ब्रेल में ट्रेन करके देन सीधा वो फर्स्ट या सेकंड में इंटीग्रेट करते हैं हुँ, नॉर्मल हुँ, किसी पब्लिक स्कूल में बच्चों ओके। को, ताकि वो बच्चे नॉर्मल साइटेड बच्चों के साथ हुँ, इक्वल हुँ, एजुकेशन ले सकें। ओके। आपकी जैसे स्कूलिंग जो हुई थी वो नॉर्मल स्कूल से ही स्टार्टअप हुआ यस, था? साइटेड स्कूल से ही हुँ, मेरा स्टार्टअप हुआ था। ओके। उस टाइम पे लाइक अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे क्लासमेट से, उन लोगों का रिएक्शन कैसा होता था? साइटेड स्कूल में मैं ये कहूँगी कि जितनी भी पढ़ाई में मेहनत होती थी मेरी मम्मा की ही होती थी। हुँ, मम्मा ने भी मेरे लिए ब्रेल सीखी साथ में, हुँ, हुँ, ताकि वो मुझे पढ़ा सके। क्योंकि जो भी नोट्स और होमवर्क मैंने अगर लिखा है हुँ, तो हुँ, उसे मम्मा नीचे इंक प्रिंट साइटेड लैंग्वेज में लिखकर ओके। देती थी, जिससे कि टीचर्स पढ़ सकें। जो मैंने ब्रेल में लिखा है आपको समझ नहीं आएगा, हुँ, और हुँ, उसके नीचे जो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है वो आप पढ़ पढ़ के जज कर पाओगे कि हाँ ये लिखा है ब्रेल में।
तो आपकी मम्मा की भी दोबारा से रीस्टार्टिंग हो मम्मा गई स्टडी। मम्मा ने भी ग्रेजुएशन तक मेरे साथ पढ़ा। मम्मा ने डबल ग्रेजुएशन कर ली, एक खुद की और सो एक मेरी। नाइस। हाँ जी, तो ऐसे मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ। ओके। सो स्कूलिंग में स्कूल में कभी किसी बुलिंग वगैरह का भी शिकार हुए आपको किसी ने? मतलब होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि इसके साथ कैसा बिहेव करना है, तो कोई ऐसा मोमेंट जो आपको उस टाइम पर हर्ट किया हो? बच्चे तो थे ही, बट टीचर्स भी ऐसे करते थे। ओ माय गॉड। बोलते नहीं थे कुछ भी, हाँ, हाँ। बट उनके एक्शन से या जेस्चर्स से पता लगता था हुँ, कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिख रहे हैं तो डिक्टेट नहीं करना। ओके। और अगर मैंने किसी से पूछना कि क्या लिखा जा रहा है मुझे, ताकि मैं मेरे ब्रेल में नोट्स ले सकूं, बिकॉज मैं हुँ, ब्रेल में हुँ। नोट्स लेती थी, तो ये बोल दिया जाता था कि बातें मत करो। अच्छा, हाँ जी। तो उसके लिए रिगार्डिंग कभी पेरेंट्स की साइड से या फिर किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया कि टीचर क्या लिए? मेरी मॉम बोलती थी स्कूल में जाके, उन्हें इन्फॉर्म किया जाता था, हुँ, बट स्टिल उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा ही रिजिड ही रहता था। क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने उनको होंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट देने नहीं देने पड़ते थे तो भी, क्योंकि अच्छा, सारे एफर्ट्स तो मेरी मॉम कर रही थी और मैं करती थी। करेक्ट। इवन बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, आई वाज स्टडीइंग इन साइटेड स्कूल, स्टिल हुँ, मेरे परसेंटेज 80, 85, 90s वॉव! इतनी ही रहती थी। इससे कम सुपर्ब! कभी नहीं गई मेरी परसेंटेज। तो क्लास में कभी बच्चे चिढ़ते थे मुझे कि ऐसा इसके इतने लगता क्यों है आते हैं? किसी ने बोला नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ अगर मैंने एक भी दिन छुट्टी ले ली तो हाँ। अगले दिन कोई नोटबुक नहीं दिखाएगा, हुँ, हमें हुँ। ट्यूशन जाना है, हम नहीं दे सकते, वो हुँ, हुँ। चीज़ें सामने आती थी। बट मैं अपनी मम्मा को देखती थी, मेरे फादर को देखती थी हुँ, हुँ। कि ये कितने एफर्ट्स कर रहे हैं मुझे एजुकेशन देने के लिए, हुँ, हुँ। तो मैं अपना पूरा हार्ड वर्क करती थी। ओके। मम्मा मुझे बोल-बोल के एग्ज़ाम्स में पढ़ाती थी बुक से, हुँ, हुँ। ताकि मैं लर्न कर सकूँ। और ब्रेल बुक्स जैसे हैं, प्रिंट होते हैं, हुँ, हुँ। जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, हुँ, तो हुँ। वहाँ पे आप आपके बुक्स दे दो तो वो ब्रेल बुक में आपको प्रिंट करके देंगे। ओके। मम्मा पूरे साल स्कूल के चक्कर काटती थी कि कभी 2 बुक्स प्रिंट हो रहे हैं, कभी 4 बुक्स प्रिंट हो रहे हैं। ऐसे करके मम्मा मुझे पढ़ाती थी। बट सीरियसली उनका बहुत मेहनत है इसके पीछे। हाँ अ, जी, बहुत। ये बताइए कि जब नॉर्मल स्कूलिंग थी, सुना है आपने स्कूल चेंज कर दिया था सिर्फ़ इसी रीज़न की वज़ह से? हाँ जी, 8th क्लास में मैंने फिर एक स्पेशल स्कूल है, ब्लाइंड स्कूल, हुँ। वहाँ पे मैंने खुद को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, और 8th के बाद तो साइंस के भी अलग-अलग डिवीज़न हो जाते हैं, हुँ, हुँ। केमिस्ट्री और फिज़िक्स, हुँ, बायो, हुँ। ये सब। ओके। तो उसकी वजह से मैंने, और मैथ्स भी जो है वो हार्ड हो रही थी। देन मैंने स्कूल अपना चेंज कर दिया, एंड इट वाज़, आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड डिसीजन, हुँ, हुँ। बिकॉज़ 10th में मैंने टॉप किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंदिरा अवार्ड लिया। वॉव! सुपर्ब! हाँ तो जी। जब उस स्कूल में जाने से एडमिशन लेने से पहले कुछ फ़ियर था या कॉन्फिडेंस था? क्या सोचा उस टाइम पे? कुछ तो माइंड में चल रहा होगा आपके? नहीं, उस स्कूल में तो कॉन्फिडेंट थी मैं, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्पेशल स्कूल था तो सारे ही विजुअली इम्पेयर्ड थे। ओके। तो वहाँ पे टीचर्स भी बहुत काइंड थे, हुँ। एंड काफ़ी अच्छे से, क्योंकि उसी हिसाब से आपको स्पेशल स्कूल की तरह एजुकेशन दी जाएगी। तो ओके। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट रहा मेरे लिए। हुँ। ऑलराइट। सो अभी जैसे कि आप बता रहे हो कि बचपन से ही लेकर और अभी तक आपका जो आईसाइट है आपकी मम्मा है, हाँ जी। राइट? मम्मा की बात करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा आता है जब हमें सामने से सपोर्ट मिलना होता है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है जब मम्मा ने आपको बोला हो कि बेटा यहाँ तक तो आगे बढ़ चुकी है, अब रुकना नहीं है? हर बार ही ऐसा होता है, कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है, मम्मा कभी मना नहीं करती। मेरे हुँ, इवेंट्स हों और कुछ भी अपॉर्च्युनिटी हो, चाहे कहीं पे भी जाना हो, दिल्ली हो, आउटसाइड दिल्ली हो, मम्मा हुँ। हमेशा लेकर जाती हैं। ओके। कई बार पापा थोड़े उस चीज़ को लेके, आपको पता है कि आजकल माहौल जो चलता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ। थोड़ी उनको टेंशन होती है, हुँ, हुँ, बट हुँ। स्टिल मम्मा मना लेती है और मम्मा लेकर जाती हैं। और पापा भी, जैसे अगर कुछ लेट नाइट इवेंट है तो वो मेक श्योर करते हैं कि वो भी साथ में आ जाएं। ओके, तो दैट्स नाइस। फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। मेरे ब्रदर हैं, हुँ। ब्रदर हर एक चीज़ में मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ओके। सो ब्रदर बड़े हैं, छोटे हैं?
हाँ जी, वो मुझसे 4 इयर्स बड़े हैं, ओके। वो जॉब करते हैं। तो भैया, अगर ब्रदर की बात करते हैं भैया की, तो वो क्या मतलब रोब दिखाते हैं कभी कि हाँ मैं बड़ा भाई हूँ और तू छोटी नहीं, है? बिल्कुल नहीं, मतलब बाकी बहन-भाई जैसे लड़ते हैं, हाँ। झगड़ते हैं, उस मामले में मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। हुँ। मेरे भैया एकदम प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह मुझे हर चीज़ में प्रोटेक्ट करते हैं हुँ, हुँ। और हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ओके, सो भैया के साथ कभी हुआ किसी चीज़ पे आर्ग्यूमेंट? नहीं कभी होता, नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, तो कभी लगता है कि अगर मैं भैया से ये पूछूँगी तो भैया नाराज़ हो जाएँगे या कोई ऐसी सिचुएशन? नहीं, कभी कभी नहीं नहीं, आती? बहुत ही सपोर्टिव है वो। वाओ! सो अगर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो आप बता रहे हो कि ब्रदर काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, सपोर्टिव हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ़ में जो आप शायद कभी नहीं भूल पाए? अ, लाइक काफ़ी सारे ऐसे रहते हैं। एक बार मैं कॉलेज जा रही थी। भाई मतलब कॉलेज मैंने डीयू से किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन। हुँ। तो रोज़ भाई या पापा में से कोई मुझे ड्रॉप करने जाते थे। ओके। तो भाई मेरे इतने अच्छे हैं और वो इतना सपोर्टिव हैं कि आप ये देखो, उनका 9 बजे का ऑफ़िस होता था हुँ। एंड वो मुझे पहले ड्रॉप करके देन वो अपने ऑफ़िस के लिए निकलते थे वाओ! हाउ स्वीट। सो और स उनको मेट्रो लेके नोएडा जाना होता था। अच्छा, हाँ जी। सो रेशम आप आज जहाँ पर हो ना, यू आर ब्लेस्ड विद दिस फैमिली। येस, एब्सोल्युटली। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं उनके पास फैमिली होती है बट वो सपोर्ट नहीं होता। सपोर्टिव नहीं होती। एग्ज़ैक्टली। वही मैं कहती हूँ कि लाइक जैसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही मैं मानती हूँ कि अ, हम लोगों की एक-दूसरे की सोल्स ने ही हमें मिलाया और चुना है, जो ओ ऐसी सपोर्टिव फैमिली है। ओह! सो आप इसमें भी बिलीव करते येस, हो? आई बिलीव हम ऐसे ही किसी से नहीं मिलते, आपसे मिले, हुँ, आपके साथ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा। डेफ़िनेटली ये तो आज मुझे भी बिलीव करना पड़ रहा है येस। एक्चुअली में। ओके, सो अभी जो आपकी अगर हम म्यूज़िक जर्नी की बात करते हैं, वॉइस ओवर, ये मतलब कहाँ कब से माइंड में आया? इंटरेस्ट था या कुछ ऐसा लगा कि कभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसी को करियर बना ले, या कौन से क्या सोच कर आपने स्टार्ट की थी जर्नी? एक्चुअली मेरी मम्मा सिंगर हैं। हाँ। और मम्मा मेरी बहुत अच्छा गाती हैं, इन्होंने आउटसाइड ऑफ इंडिया भी काफ़ी शोज़ किए हैं। अरे वाह! जस्ट मेरी स्टडीज़ और एजुकेशन के लिए मम्मा ने अपना करियर जो है वो छोड़ दिया था सिंगिंग का। हुँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना कम किया। हुँ। दिल्ली में ही या आउटसाइड दिल्ली में कभी शोज़ रहते हैं तो मम्मा उन पर जाती जाती थी। वाओ! पूरा फ़ोकस मम्मा ने मुझ पर ही दिया था कि मेरा टैलेंट जो है या मेरी एजुकेशन सफ़र ना करे कहीं पर भी। तो वाओ! मम्मा जो है वो हारमोनियम पे रियाज़ करती थी, गाती थी एंड ये 2006 की बात होगी व्हेन आई वाज़ 10 इयर्स ओल्ड। हुँ, तो तब मम्मा को देखकर मैं काफ़ी मुझे इंटरेस्ट आता था और मैं भी जैसे गाने वग़ैरह आते थे तो उनके साथ-साथ मैं गाती थी, उन्हें गुनगुनाती थी। ओके। तब मम्मा को लगा कि हाँ, इसमें सेंस ऑफ म्यूज़िक है। हाँ। उसके बाद मैंने इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया हाँ, हाँ। एंड वॉइस ओवर का भी धीरे-धीरे हम देखेंगे कि उसी टाइम, उसी एरा में ही थोड़ा समझ आया मुझे, हुँ, क्योंकि हुँ। मैं कार्टून शोज़ देखती थी, एनिमे शोज़ देखती थी, उसमें हिंदी ओके। डबिंग होती थी हाँ, हाँ। एंड मैं उसको सुनती थी। टाइटैनिक मेरी फ़ेवरेट हिंदी फ़िल्म रही है, लाइक हिंदी डब्ड में, ओके। तो वो मैंने काफ़ी बार देखी। हाँ, हाँ। तो बट फिर मैंने जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल किया 2020 में, तब लॉकडाउन आ गया हुँ। एंड मैं सिंगर तो थी ही और मैं स्टूडियोज़ को फ्रीक्वेंटली विज़िट कर रही थी, जिंगल्स वगैरह गाने के हुँ, लिए हुँ। या कुछ रिकॉर्ड करना हो उसके लिए। ओके। बट अब स्टूडियो शट डाउन हो चुके थे हाँ, हाँ। और एजुकेशन अब भी क्या घर से करें? ही चल रही थी। हाँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने घर से ही कर रही थी, इग्नू से, हुँ। डिस्टेंस पर। ओके। देन आई फिगर्ड आउट अबाउट वॉइस ओवर। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, हुँ। सॉफ्टवेयर सीखे, ट्यूटोरियल्स देखे एंड खुद को पॉलिश किया। देन धीरे-धीरे आई मूव्ड इनटू दिस इंडस्ट्री। यू आर सो क्रिएटिव, हर हाँ चीज़ जी। का जुगाड़ ढूँढ लेते जुगाड़, हो जुगाड़। कहाँ से क्या मेरा करना है। यही मोटो रहता है कि काम होना चाहिए, जुगाड़ से कैसे भी जुगाड़ निकाल के। यस। राइट। अच्छा, ये जो हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, सिंगिंग आपने स्कूल टाइम से ही स्टार्ट किया था? स्कूल टाइम से ही, हाँ जी, स्कूल टाइम से ही मैं ज़ोनल कॉम्पिटिशन्स में जाती थी एंड हुँ। वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लेकर आती थी। अरे वाह! प्रेयर्स में सो मुझे नाइस। वो लोग प्रेयर्स में मैं ही स्कूल की प्रेयर्स कंडक्ट कराती थी। हाँ, हाँ। हाँ जी।
ओके, दैट्स सो नाइस। सो जब फर्स्ट टाइम ऑडिशन पे गए तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक जो मैंने थर्ड क्लास में विन किया था, गीतांजलि करके कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन था स्कूल की तरफ से। ओके, वहाँ पे मैंने थर्ड प्राइज़ विन किया था वाओ! एंड तब मैंने कुछ क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। हुँ। तो वहाँ पे फ़ोक सॉन्ग्स गाने थे एंड मेरे मामा जी ने मुझे एक फ़ोक सॉन्ग सिखाया था। वही मैंने वहाँ पे गा दिया था अच्छा, एंड मैं प्राइज़ जीत गई थी। कौन-सा तो सॉन्ग था? वो बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, आई थिंक सबने सुना होगा। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बढ़ के, बूहे बारियां हाय, बूहे बारियां। ये वाला फोक सॉन्ग था। वाओ! बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू। मैंने अभी तक सुना था टीवी में और रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तब मैं सुन रही थी रेशम को और आज रेशम मेरे सामने बैठी हुई है। सीरियसली बहुत अमेजिंग फीलिंग अब मुझे आ रही है। थैंक यू। ओके। हाँ जी। तो ऐसे ही मैंने तब बहुत अच्छा रिएक्शन था। मम्मी तो हमेशा ही प्राउड फ़ील करती है, मम्मी बहुत खुश होती है हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अचीवमेंट पे। हुँ, हमेशा मम्मी बहुत प्राउड फ़ील करती है आपने और काम ही पापा ऐसा भी। करा है। और पापा भी। वाओ! सो अभी जब आप किसी कॉम्पिटिशन में जाते हो या किसी भी नई चीज़ के लिए तो कभी फ़ियर आता है रिजेक्शन को लेकर? पहले होता था, अभी ऐसा नहीं होता हुँ, क्योंकि रिजेक्शन से ही हम सीखते हैं, फेलियर्स आने ज़रूरी हैं। हुँ, तभी हम अपनी स्किल्स पे वर्क कर पाएँगे। वो एक क्वेश्चन माइंड में तभी आएगा कि क्यों रिजेक्शन हुआ? हुँ, कौन-सी स्किल लैक कर रही थी जिसकी वजह से रिजेक्शन हुआ और जिस पे मुझे काम करना है। ओके। तो वो चीज़ पे मैं वर्क करती हूँ रादर देन दिस कि ओह! मैं रिजेक्ट हो गई, ऐसा हो गया, वो मैं सोचती ही नहीं अब। टाइम वेस्टेज वर्ड ही नहीं है आपकी टाइम डिक्शनरी वेस्ट ही नहीं में। करना है, अगर रिजेक्शन हुआ है तो वो चीज़ पर काम करो कि क्यों हुँ, रिजेक्शन हुआ। ओके, तो कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे रिजेक्शन का या फेलियर का? लाइक रिजेक्शंस, जैसे हम वॉइस ओवर में काफ़ी ऑडिशंस देते हैं। हुँ, हर हर चीज़ के लिए हमें ऑडिशन देना पड़ता है, चाहे कमर्शियल हो गया या डबिंग हो गया। हुँ, हुँ, तो पहले-पहले जब मैंने वॉइस ओवर सीखना शुरू किया था, हुँ, तो मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट पे अपने सैंपल्स भेजे थे ओके, और उनकी जैसे उनका उनका एक क्वालिटी कंट्रोल रहता है जो कि चेक करके देन अप्रूव करते हैं। हुँ, तो मेरे सैंपल्स रिजेक्ट हो गए, ओके, सारे के सारे। देन? एंड मैं तब वहाँ पे एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट अप्रूव नहीं हो पाई, वो यूएस की वेबसाइट थी। हुँ, देन मैंने खुद के सैंपल सुने और मैंने नोटिस किया कि वो इमोशंस और एक्सप्रेशंस लैक कर रहे थे। मैंने खुद पर मेहनत की और फिर 1 साल बाद वापस से वहाँ पर सैंपल्स भेजे और ओके, उस टाइम पे वो अप्रूव हो गए। वॉव! सो नाइस। हाँ तो जी। मतलब आपके साथ तो वो वाली बात हो गई कि जिद ठान ली है कर ही छोड़ेंगे। करके ही छोड़ेंगे। पीछे कदम नहीं हाँ जी। करेंगे। मैं राइट। स्टार्टिंग से ही लाइक मुझे काफ़ी बार लोग कहते थे आप टीचर बन जाओ या कोई और फ़ील्ड में भी। बट मुझे ऐसा ही दिल से आता था कि मुझे क्रिएटिव में ही जाना है। हुँ, क्रिएटिव में ही कुछ करना है, कुछ अलग करना है, हट के करना है। लाइक आई एम अ मेनस्ट्रीम विजुअली इम्पेयर्ड वॉइस आर्टिस्ट इन हुँ, इंडिया। ओके, तो मेरे आई थिंक ज़्यादातर मेनस्ट्रीम में आप सर्च भी करोगे तो कोई हुँ, विजुअली इम्पेयर्ड नहीं मिलेगा। सो आई एम द वन। डेफ़िनिटली मैं सर्च या करती हूँ, मुझे इसका आइडिया नहीं था। मेनस्ट्रीम विजुअली इम्पेयर्ड वॉइस आर्टिस्ट। ओके, तो नाइस। ज़्यादातर मेरा ही रहता है क्योंकि डबिंग और स्क्रिप्ट्स वगैरह रीड करने में आपको काफ़ी ट्रिक्स चाहिए हुँ, होती हैं हुँ, और हुँ, जिन्हें मैंने 2-3 साल लग के अपनी स्किल्स को पॉलिश किया। ओके, अब मैं वो उतनी टाइमली उनसे भी पहले टाइमली डिलीवरी दे पाती हूँ, जितना कि एक साइटेड पर्सन कर सकता है। वॉव! यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी। थैंक यू। सो रेशम अभी जैसे कि रिकॉर्डिंग की हम बात करें वॉइस ओवर के लिए तो जो रिकॉर्ड होते हैं किसी स्टूडियो में जाते हो आप ये कैसे करते हो आप रिकॉर्डिंग वगैरह? होम सेटअप भी है और स्टूडियो में क्या जैसे बात है! डबिंग वगैरह के लिए कभी, क्योंकि डबिंग पे हमें स्क्रीन पे देख के हुँ, सब करना होता है, डायलॉग्स वगैरह हुँ, या जो हुँ, कार्टून या एनिमे है, उसके लिए मैं स्टूडियो जाती हूँ ओके। जब मुझे बुलाते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। हुँ, हुँ, कमर्शियल्स और बाकी नॉन सिंक वर्क तो घर से ही करके भेज देते हैं। नाइस। सो बेस्ट कार्टून कौन-सा है आपका? मैंने क्रंचीरोल के लिए एक एनिमे डब किया था, हुँ, होकाइडो गर्ल्स। हाँ, उसमें मैं सेकंड लीड थी।
वाओ! उसमें मेरा काफ़ी लंबा काम तो था, तो कुछ वो हो मेरे जाए? लिए बेस्ट था काफ़ी। तो उसमें उसका नाम होता है रेना नात्सुकावा। हाँ। ये जितने भी बच्चे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप क्रंचरोल ऐप पर इसे देख सकते हैं। एपिसोड 6 से होकाइडो गर्ल्स आर सुपर एडोरेबल। तो उसमें मेरा कैरेक्टर होता है, तो वो अपने फ्रेंड सुबासा को कहती है, हे सुबासा, मैं तुम्हारी एग्जाम क्लियर करने में ज़रूर मदद करूंगी। तुम मुझे कल लाइब्रेरी में मिलना। ऐसे करके मेरा वाओ! कैरेक्टर था। कितने एफर्ट डालने होते हैं जब वॉइस चेंज करनी होती है। हाँ जी, आपको विदिन अ सेकंड में, आपको विदिन अ स्नैप में, हमें कैरेक्टर कभी पहले दिखाया नहीं जाता, हाँ। क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं मीडिया में, आपको पता ही है। हाँ, जब हाँ। तक चीज़ें रिलीज़ नहीं होती वो ऐसे आउट नहीं कर सकते। हुँ, तो हमें जो भी मिलता है स्टूडियो जाके ही मिलता है। 5 मिनट में आपको कैरेक्टर समझना है हुँ। और फिर आपको डब करना है। ओके। तो बहुत फास्ट पेस्ड ये वर्क होता है। हुँ। ऑलराइट। सो अभी जैसे अचीवमेंट की बात करते हैं, आपको फर्स्ट अवार्ड 10th में मिला था, इंदिरा हाँ जी, एकेडमिक्स के लिए। एकेडमिक्स के लिए। उसके बाद सुना है आप मिस फ्रेशर भी कॉलेज में रही हैं। मिस फ्रेशर एंड मिस फेयरवेल दोनों मेरे वाओ! कॉलेज में। तो हाँ जी। फ्रेंड्स का और क्लासमेट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? या आपने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और मैं पार्टिसिपेट करूँगी? मेरे टीचर्स, डीयू में मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स बहुत कोऑपरेटिव थे, हुँ। एंड वो बिना बोले हर कंपटीशन में मेरा नाम जाके लिखाते थे। अच्छा। उनकी ये आदत थी। और टीचर्स भी, कि जैसे बिकॉज़ मेरा बीए प्रोग्राम था, तो सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स टच में थे। हुँ, हिंदी वाले हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश वाले, सभी लोग। ओके। तो जिस भी डिपार्टमेंट में कुछ इवेंट होता था, वो मेरा नाम डाल देते थे। तो कभी गुस्सा नहीं आता था उनके नहीं, मुझे ऊपर अच्छा कि लगता था। मुझे हमेशा ओके, स्टेज से बहुत प्यार है। तो ऑलराइट। मेरा नाम डाल देते थे, एंड मिस फ्रेशर में भी उन्होंने ही बोला कि पार्टिसिपेट करो, तो मैंने किया, एंड मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि मैं कैसे जीत मैं घर लेकर आई, मम्मी कह रही तू कैसे जीत गई? जबकि 3 राउंड्स थे उनके, अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक राउंड्स थे। हाँ जी। क्या-क्या थे उन 3 राउंड्स में शेयर करेंगे आप? फर्स्ट राउंड में तो इंट्रोडक्शन था, हुँ, सेकंड राउंड में कोई टैलेंट दिखाना था, ओके, जिसमें मैंने सिंगिंग करी थी, हाँ, एंड थर्ड राउंड में रैंडम क्वेश्चन आंसर्स थे। ओके, दैट्स सो नाइस। सो अभी बात करते हैं ग्रेजुएशन की, लॉकडाउन उस टाइम पे स्टार्ट हो गया था, नहीं, तो लॉकडाउन से पहले थी। मेरी ओके, ग्रेजुएशन 2019 तक हो चुकी थी, हाँ, हाँ, देन मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन। सो जब लॉकडाउन आ गया और स्टडी भी साथ में चल रही है, करियर है, तो इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया आपने उस टाइम पर? मैं एग्ज़ाम्स के लिए रात-रात में पढ़ती थी और हुँ, दिन में काम करती थी। ओह! मैं 12 रात में 10-12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना एमए इंग्लिश के सब नोट्स वगैरह पढ़ने, ट्यूटोरियल्स देखने, हुँ, यूट्यूब वीडियोज़ देखने, हुँ, और हुँ। फिर सुबह उठ के काम करना। ऐसे मैनेज करती थी। कैसे हो इतने डेडिकेटेड? मार्क्स लाने थे तो करना ही था। ओके। हाँ जी। आपका एक वीडियो शायद वायरल हुआ था जिसमें मल्टीपल वॉइस में आपने वॉइस ओवर दिया हाँ है जी, उसमें, है ना? 20 वॉइसेज़ इन 1 मिनट। 20 वॉइसेस इन 1 1 मिनट। मिनट। हाँ जी। वाह! आप यहाँ पर देना चाहेंगे? हाँ जी, श्योर। हाँ। तो वो ऐसे था कुछ कि जिसमें मैंने अलग-अलग एज ग्रुप्स की वॉइस करी थी। ओके। जैसे कि अ, यंग चाइल्ड वॉइस मेल, ओह वाओ! मुझे तो इस पॉडकास्ट में आकर बहुत मज़ा आ रहा है। यंग चाइल्ड वॉइस फीमेल, हाँ, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। यंग एडल्ट, रीना मैम आप तो बहुत ही स्वीट हो। देन उसके बाद अगर आपकी एज की कोई लेडी होगी तो, हुँ, मुझे भी कभी पॉडकास्ट में बुलाओ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। एंड देन ओल्ड ओल्ड अगर ओल्ड दादी जी की उम्र की अगर कोई हुँ। लेडी है, तो शी वुड बी लाइक कि मैं इस पॉडकास्ट को ऐसे ही ऊंचाइयां छूने का आशीर्वाद देती हूँ। देन मैंने उसमें शिनचैन, डोरेमोन, वो सब वॉइसेस मिला के 20 वॉइसेस किया था। ये मूवीज़ तो आपने देखी होगी। मुझे जैसे आर्मी वाली मूवीज़ बहुत पसंद है, वो हाँ, बहुत हाँ। फ़ैसिनेट करती हैं। हमारे रॉ एजेंट्स वाली, सीक्रेट सर्विसेज़ वाली, अभी हुँ, मैंने हुँ। धुरंधर देखी, हुँ, हुँ, हुँ। उससे पहले मैंने स्काई फ़ोर्स देखी, योद्धा देखी, ये सब मूवीज़ ओके, देखती हूँ मैं। धुरंधर वाली सारी मूवीज़ आपको सब अच्छी सब लगती हैं। देखती हूँ मैं, हाँ जी। वॉरियर्स, हाँ? हाँ जी, हाँ जी। अब बॉर्डर 2 की वेट कर रही हूँ, नेटफ्लिक्स अच्छ पे जब आएगी। देखना बहुत अच्छी है बॉर्डर 2 भी। बहुत अच्छी है, हुँ, हाँ जी। ओके। सो इसके बाद आपको मिला था हेलेन केलर अवार्ड। वो हाँ जी। किस बेस पर था? वो मुझे मिला 2024 में, हुँ, फॉर फॉर माय वॉइस वॉइस ओवर वर्क ओनली। हुँ,
कि मैं मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंक्लूजन को प्रमोट कर रही हूँ, ओके। बिकॉज आई बिलीव कि टैलेंट सब में होता है, थोड़ा सा मौका और थोड़ा सा अगर प्लेटफॉर्म दिया जाए, थोड़ी सी ग्रूमिंग दी जाए, तो पर्सन्स विद विजन इम्पेयरमेंट या पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी बहुत चीज़ें मीडिया में कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे लोग सिंगर्स हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो कि म्यूज़िक अरेंजर्स हैं। वो ओके। ऐसा म्यूज़िक बनाते हैं कि आप जज नहीं कर पाओगे कि ये इस बंदे ने कोई स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाया होगा। वाओ। तो मैं यही काम करती हूँ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंक्लूजन को प्रमोट करने का। तो जो NCPDP ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सेंटर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए मैंने खुद को नॉमिनेट किया हेलन केलर अवार्ड में, एंड उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था इस कैसी अवार्ड के फीलिंग लिए। थी? बहुत सबसे पहले अच्छी। किसे बताया? मम्मा, हर चीज़ सबसे पहले मम्मा को ही बताई जाती है। So nice. मम्मा को ही बताती हूँ मैं। एंड अर्ली मॉर्निंग में मुझे मेल आया कि यू हैव गॉट सिलेक्टेड फॉर द अवार्ड, एंड तब मेरे ब्रदर और मम्मा को सबसे पहले बताया। So nice. कभी सोचा था इतने सारे अवार्ड्स विन करोगे आप? एक्चुअली मैंने तो कभी अवार्ड के लिए ज्वाइन ही नहीं किया था वॉइस ओवर, जस्ट पैशन के लिए ज्वाइन किया था। बट काम करते गए और वो कब उसमें कन्वर्ट हो कब गए उसमें पता ही नहीं कन्वर्ट हो गया चला। पता ही नहीं चला। हाँ जी। सो नाइस। सो अभी जो नेटफ्लिक्स पे आपका एक वॉइस ओवर दिया है, तो वो किस चीज के लिए बताएंगे थोड़ा सा आप? वो एक नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है NFDC और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ, हाँ। इंस्पायरिंग इनोवेटर्स, ओके। जिसमें कि जो भी इनोवेशंस की जा रही हैं लाइफ को इजी करने के लिए, सुधारने के लिए, तो उसमें एक फिल्म है स्मार्ट विजन ग्लासेस, ओके। उसके लिए मैंने वॉइस ओवर दिया है अपना, और वो अभी यूट्यूब पे नेटफ्लिक्स के रिलीज्ड है। रिलीज हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। कितना टाइम हो गया? ये हो गया 1 ईयर हो गया। 1 ईयर मैंने ऑलमोस्ट इसे है। सितंबर अक्टूबर में डब किया था, अक्टूबर ओके। 2025, और अभी 13 जनवरी को जाके वो रिलीज हुआ। ऑलराइट। हाँ सो जी। अगर लाइव पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तो TEDx में आपका फर्स्ट स्पीकिंग शो था। सो कैसी फीलिंग थी उस टाइम पर? TEDx का मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी और मैं चाह रही थी, बिकॉज मुझे काफ़ी टाइम से TEDx प्लेटफॉर्म फैसिनेट करता था कि मुझे ये रहता है कि मैं हर प्लेटफॉर्म पर जाके एक मैसेज पहुंचाऊं, हाँ। लोगों को मोटिवेट करूं। कि आजकल जैसे हम अपने अराउंड केसेस देखते हैं कि लोग हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं, बहुत जल्दी। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर थोड़ी सी भी चीज़ें इधर उधर हो जाएं, बट हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने मेरा TEDx टॉक किया, ओके। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए वो। हम्म। उस टाइम पे मुझे बहुत भयंकर कोल्ड था, ओके। मुझे लग भी नहीं रहा था कि पता नहीं मैं टॉक डिलीवर कर पाऊंगी या नहीं, बट हम्म। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जैसे ही स्टेज पर चढ़ी सब कुछ सब अच्छा गया। क्लियर हो मम्मी गया। की ब्लेसिंग्स थी, हाँ। हाँ, सब घर वालों की ब्लेसिंग्स थी, तो सब आराम से चला गया, एंड एवरीबडी अप्रिशिएटेड दैट। बट समटाइम ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए हम दिल से चाह रहे होते हैं, हमें करना है, और सडनली ऐसा होता है कि हम नहीं कर पा रहे, या जो भी है वो क्विकली एकदम से एक झटके में हो गायब हो जाता जाती है सारी या नर्वसनेस। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो भी अचीव करना चाहते हैं बस उसे सच्चे दिल से मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। ओके। सो रेशम, ये बताइए आपका फर्स्ट कमर्शियल ब्रांड कौन सा एड था? फर्स्ट कमर्शियल जो मेरा एक बिग ब्रांड के लिए था वो था वेगा ब्यूटी। ओके। वेगा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके लिए मैंने मेरा फर्स्ट ऐड किया, उनके हेयर स्ट्रेटनर के लिए। ओ वाओ। तो उसके लिए मैंने देन उसके बाद 3 इयर्स तक लगातार मैं उनकी ब्रांड वॉइस रही उनके कैंपेन्स के लिए। क्या बात तो है। वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि वाओ, फाइनली एक बड़े ब्रांड ने मेरी वॉइस को यूज़ किया। क्या देन बात उसके है। बाद तो फिर टाटा ब्रांड्स टी, तो मिलते ही गए। टाटा टी अग्नि, फ्लिपकार्ट अच्छा। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, हाँ हाँ। ये सब आते गए। कोई एक वॉइस ओवर एग्जांपल शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ जी, जैसे टाटा टी अग्नि के लिए मैंने किया था। हम्म। एक समान दानेदार चाय का वही स्वाद, अब एक नए पैक में। टाटा टी अग्नि, जोश जगाएं हर रोज। क्या बात है। बड़ा टी तो लेती ही नहीं हो आप। एनीवेज, बहुत अच्छा है ये। नहीं, लोगों को पिलवाती हूँ ना मैं, हाँ, खुद लोगों को नहीं पीती। पिलवाते हो, करेक्ट।
जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे कितने टेक होते हैं, रीटेक करते हो या वन टेक में ही, वन शॉट में हो जाता है क्लियर? कमर्शियल्स ज़्यादातर वन वन टेक में ही मेरे हो ओके। जाते हैं। बट ये हमारे पे प्रेफर नहीं होता है, क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसा रेंडेशन चाहते हैं। ओके। कभी कभी उनकी तरफ से रिवीजन आता है तो हमें करके देना पड़ता है। नाइस। तो अभी ये सारी रिकॉर्डिंग घर से ही है, इनका स्टूडियो में ही जाना होता है आपको? नहीं, घर से ही है। ऑलराइट। सो अगर बात करते हैं रेशम आपके डे रूटीन की, क्या रहता है? सुबह उठते ही मैं ईमेल्स चेक करती हूँ, मैसेजेस चेक करती हूँ कि आज कौन कौन से लाइनअप हैं, हम्म। किसका रिकॉर्ड करके देना है। हम्म। देन उसके बाद क्योंकि एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं हम्म। कि आधे घंटे में रिकॉर्डिंग चाहिए, कभी कभी ओह माय 15 गॉड। मिनट में रिकॉर्डिंग चाहिए, ऐसे भी होता है हाँ हाँ। कि क्योंकि एजेंसीज को क्लाइंट्स को सडनली याद आती है चीज़ें। अच्छा। कई बार ऐसा होता है हाँ कि उनको हाँ। अर्जेंसी होती है, तो हम्म। इतने टाइट डेडलाइंस पे भी देना होता है। ओके। देन उसके बाद मैं सारा दिन रिकॉर्डिंग वगैरह करके, एडिटिंग भी मैं खुद करती हूँ सॉफ्टवेयर पे, वाओ। लैपटॉप पे एडिट करके उनको देना। देन उसके बाद मैं रात में थोड़ा सा टाइम कंटेंट क्रिएशन के लिए निकालती हूँ, रील्स वगैरह बनाना जो आप हम्म। देखते हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ हाँ, वो उसके सब लिए आप खुद ही करते हो? मैं खुद ही करती हूँ, आइडिया सोचने उसके लिए कि अब कौन सी रील बनाएं, अब कौन सा सॉन्ग गा के डालूं, तो ये सब रहता है। हाँ जी। आप तो सीरियसली ऑलराउंडर हो। हाँ जी। लोग एक थैंक यू। हेल्पिंग हैंड ढूंढते हैं कि हाँ हमारा काम हो जाए। इवन मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे भी समटाइम ऐसे स्ट्रेस होता है कि यार कोई तो होता, बट मैंने यू आर ए बिगेस्ट एग्जाम्पल। ट्राईपॉड ले रखा है, माइक लिया हुआ है, बस हाँ। ट्राईपॉड पे फ़ोन लगाओ और रिकॉर्ड हो जाते हैं रील्स। नो बॉदर टू मम्मा। हाँ जी, मम्मा अपने काम कर रही होती हैं, हाँ। सारा घर सँभालना, वो सब करना। तो वॉइस ओवर में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या रहते हैं आपके? चैलेंजेस पहले रहते थे बट मैंने उन्हें ओवरकम किया। हम्म। जैसे स्क्रिप्ट वगैरह रीड करनी होती है, हाँ हाँ। तो ज़्यादातर पेपर पे स्क्रिप्ट्स लिख के देते हैं स्टूडियो में। ओके। जैसे एक्सेल शीट होती है आपका, वैसे ही एक प्रिंट आउट होता है, हम्म। जिस पे एक आपके कैरेक्टर का नाम होगा, आगे उसका टाइम कोड होगा, देन उसके डायलॉग्स होंगे बॉक्सेस में। ओके। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि आप मुझे पीडीएफ दे दो, हाँ हाँ। जिससे कि मैं उसे अपने फ़ोन में टॉक बैक टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू पढ़ सकूं। थोड़ा सा इजी हो जाए और। थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम्म। मुझे डायलॉग समझना। देन हम्म। वो ऐसा करते थे और फिर उससे ही मैं मेरे स्क्रिप्ट्स रीड करती हूँ। तो एक ओके। ये चैलेंज को मैंने ओवरकम किया तो वॉइस ओवर स्टार्टिंग में। में तो ब्रांड्स की साइड से कभी कुछ ऐसा हुआ कि अनसपोर्टिव बिहेवियर हुआ हो उनका, कि उनको इतने नहीं, सारी चीजें प्रोवाइड करानी फॉर्चुनेटली है? वॉइस ओवर में ऐसा नहीं होता है, उनको आपकी आवाज़ से मतलब है। हम्म। आप अगर आपका काम अच्छा करके दे रहे हो तो उन्हें चल उन्हें जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके। सो अगर रेडियो जॉकी की बात करते हैं तो रेडियो पे आप क्या करते हो? सिंगिंग ही है करते हो या फिर कुछ मेमिक्री या नहीं, रेडियो पे एक्चुअली हमारा रिक्वेस्ट बेस्ड शो आता है, हाँ, म्यूज़िक कौन सा मसाला। शो है? म्यूज़िक मसाला, ओके। तो उस पे मैं कई बार ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है उनके लिए करती हूँ। वो एक्चुअली वॉलंटियर बेसिस है। वो एज़ जस्ट अ वॉलंटियर वर्क है वो। ओके। तो उसके लिए वो वीक में एक ही बार शो होता है जिसपे हम रिक्वेस्ट लेते हैं, अच्छा। लोगों के हाँ हाँ। सॉन्ग रिक्वेस्ट लेते हैं। हाँ हाँ। तो वही रहता। और कॉन्वर्सेशन भी रहती है आपकी हाँ जी, लोगों के लिसनर्स के साथ? साथ। कोई ज़ूम पे जूम पे रहता ज़ूम है? पे रहता है। ओके। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ही फनी हो और आप भूल नहीं पाए उसे? फ़नी तो नहीं बट वहाँ से मुझे काफ़ी सारे मेरे दोस्त मिले हैं जो कि अभी तक मेरे टच में हैं। ओके। मेरी ही कम्युनिटी के, हाँ विजुअली हाँ। इम्पेयर्ड कम्युनिटी के दोस्त हैं काफ़ी। हम्म। तो उस वे में उसने हेल्प किया। ओके। रेशम, जैस यू आर ए वॉइस आर्टिस्ट, राइट? सो अपकमिंग जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं या जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए कोई आप हैक बताना चाहेंगे या कोई भी क्लू कि उनके लिए आगे इसमें करियर बनाना थोड़ा सा इजी हो जाए? सबसे पहले तो सीधे ही फुल टाइम में ना जाएँ। अपना साइड जॉब या साइड इनकम आप ज़रूर एक सोर्स देखें, बिकॉज़ अभी वॉइस एक्टिंग में भी बहुत कॉम्पिटिशन हो चुका है हम्म। एंड बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में लॉकडाउन के बाद से। क्योंकि लॉकडाउन के बाद से लोगों को ये फ़ील्ड काफ़ी अच्छी और ईज़ी लग रही है। तो उसकी वजह से आप खुद के फैन डब्स, ट्रेलर्स वगैरह खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके सुनें कि आप मैच कर पा रहे हैं अच्छे से। उसके बाद आप अगर कोर्स करना चाहें तो प्रोफ़ेशनल कोर्स भी कर सकते हैं यूट्यूब से गाइडेंस लेकर। हम्म। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप काम ले पा रहे हैं और आपका फ्रीलांसिंग अब अच्छा चल रहा है, तो आप फुल टाइम आने का सोच सकते हैं। बाकी सुने बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, दूसरे आर्टिस्ट को सुनेंगे, उतना ज़्यादा अगर आप
अभी एस्पायरिंग वॉइस आर्टिस्ट हैं और आप काम कर रहे हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा सुनेंगे आप दूसरे लोगों को उतना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ट्रू। रेशम, ये बताइए कि लॉकडाउन से पहले लाइफ इजी थी या उसके बाद की? नहीं, दोनों ही सही था मेरे लिए तो। हाँ, ओके। लॉकडाउन से पहले ये था कि आप इन पर्सन नेटवर्किंग ज़्यादा कर पाते थे लोगों से। हाँ, लॉकडाउन के बाद थोड़ा वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ गया है, तो वो चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई हैं। तो कहीं न कहीं बेनिफिशियली लगता है या फिर डिसएडवांटेज लगती है मुझे उसकी? तो बेनिफिशियरी लगता है, मुझे तो घर पे रहना बहुत पसंद है। ओके। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स काफ़ी कम हैं, क्योंकि जो मेरे कॉलेज के दोस्त भी हैं वो बहुत दूर रहते हैं काफ़ी। हाँ, हाँ, ऑनलाइन फ्रेंड्स ही ज़्यादा मेरे। ओके, हाँ जी। ऑलराइट। सो अभी ये बताइए, क्योंकि हम अभी एंड में पहुँच चुके हैं शो के, आप अपने आप को, रेशम तलवार को किस तरीके से, किन लाइन्स में डिफाइन करेंगी? इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल एंड पैशनेट। वाओ! यू आर एक्चुअली। थैंक यू। सो दोस्तों, रेशम से आज बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि लाइफ को देखने के लिए आँखों की नहीं, आपके नज़रिए की ज़रूरत होती है। सो जब कभी भी आप डिमोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, या कोई भी पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हैं, तो आईने के सामने खड़े होइए और खुद को देखिए। उस समय जो आपका नज़रिया होगा अपने आप को देखने का, वही है जो आपको ऊँचाइयों तक लेकर जाएगा। सो रेशम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू। एंड हमारा बातें तेरी मेरी का एक ट्रेंड है। सो हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके लिए हमारी साइड से छोटा सा एक तोहफा होता है। सो जस्ट वी वांट टू डू दिस। सो रेशम, दिस इज फॉर यू, अ मग फ्रॉम बातें तेरी मेरी विद रीना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भी मेरे अवार्ड शोपीस वाली एक वार्डरोब पे जाएगा। सो रेशम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड आपसे मिलने के बाद हमें जीने का नया तरीका भी मिला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वॉइस देते जाइए, वॉइस ओवर करते जाइए, एंड सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आई होप मैं आपके व्यूअर्स को इंस्पायर कर पाई होंगी, एंड आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। सो थैंक यू सो मच। बस एक लास्ट में, मेरे बच्चों की पेपा पिग का शो है, आप देखते हो पेपा पिग? सुना है? पेपा पिग, हाँ जी, मैंने सुना उसका उसके एक बारे में। voice अगर सुना नहीं तो डोरा। मैं दोनों कर देती हूँ। पेपा पिग की जैसे वो ममा पिग जो है, हाँ। वो मेरी मेंटोर ने ही किया एक्चुअली, नेश्मा चिम्बुरकर। ओ वो वाओ। ही उसके लिए ममा पिग डब करती है। हाँ, हाँ। पेपा, तुम खेलने जा रही हो ना? आओ चलो स्नोमैन बनाते हैं। और अगर डोरेमोन का है लाइक कि नोबिता, डोरेमोन देखो ना, डोरेमोन जियान ने मुझे फिर मारा, डोरेमोन मुझे गैजेट दो ना, डोरेमोन मैं जियान और सुनियो को अच्छा सबक सिखाऊंगा। वाओ। क्लैप थैंक फॉर यू। यू। सो रेशम, अभी हम बात कर रहे हैं आपकी मम्मा की, कि मम्मा आपका सपोर्टिव हैंड है। उन्होंने आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आपका देखा जाए तो मिरर ही है। हाँ जी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। बिल्कुल। सो मैम, सबसे पहले तो आपके लिए क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एंड थैंक यू कि आपने रेशमा को इस लेवल पर लेकर गए हैं। रेशम। सारी ऑडियंस की साइड से थैंक यू। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि रेशम के मुंह पर सेकंड नेम होता है तो आपका होता है, उस नेम के पीछे की जर्नी कैसी थी? पहले तो मैं सबको बहुत-बहुत नमस्कार करना चाहूँगी। तो ठीक है, मैं रेशम की मदर हूँ। मैंने जो है जब पता चला मुझे कि मेरी बिटिया विज़ुअली इम्पेयर्ड है, तो मैंने मतलब हिम्मत नहीं हारी। तो उसको आगे आगे बढ़ाने के लिए मैंने बहुत मतलब ठीक है मेहनत करी है, लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए हमें रास्ता दिखता गया। तो मैंने अपनी ठीक है छोड़ा, मैंने अपनी लाइफ को जो है वो सेकंड जगह पे रखा और रेशम को फर्स्ट जगह पे रखा कि नहीं कि मेरी लाइफ तो हो गई, तो अब इस बच्चे को मुझे आगे लेके जाना है। एक्चुअल मदर का रोल आपने प्ले किया है। कुछ भगवान की
जो थी कृपा थी, जी। और कुछ मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत सपोर्टिव। उस टाइम पे जब आपको पता चला कि रेशम को आईसाइट में प्रॉब्लम है एंड वो लाइफ टाइम तक विजुअल इम्पेयर्ड रहेगी, तो उस टाइम पे आपको ये डिसीजन मेकिंग कैसे आया, वो सपोर्ट कैसे मिला, कॉन्फिडेंस कैसे मिला? बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, क्योंकि एक टाइम के लिए तो हमें ऐसे लगा था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हमें इसका पता चला था कि ये मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, उस टाइम जो था कुछ भी ऐसा ऑनलाइन मतलब कुछ फैसिलिटीज नहीं थी कि ऐसे बच्चे को आगे लेके जाया जाए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो था वो खूब मेहनत करी, कभी किसी से बात की, पूछा, फिर स्कूल्स पता किए, तो फिर हम जो है, और सोसाइटी को तो हमने जो है सुना पहले थोड़ा, सोसाइटी क्या, जो आपके अपने रिलेटिव्स होते हैं सबसे पहले तो वो सबसे ही ज्यादा बोलते आते हैं हैं। जी बिल्कुल। कि आप कैसे करोगे, बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, आप बच्चे को इधर छोड़ दो, हॉस्टल छोड़ दो। तो लेकिन हम लोगों ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, तो हमने कहा नहीं, अगर बच्चे की ज़िंदगी बनानी है तो हमें आगे बढ़ना ही है। वाओ, हाउ स्वीट। सो अदर मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चों में जो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो वो बहुत सी मदर ऐसी हार मान जाती है, बिल्कुल, हो गया तो ठीक है, उसकी लाइफ बिल्कुल, चलती बिल्कुल, रहेगी। मैं बिल्कुल, बहुत देखती हूँ रोड पर भी बिल्कुल। लोग होते हैं, तो हाँ जी, उनके हाँ लिए जी, क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मैं सभी पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिनके पास भी स्पेशल चाइल्ड है, तो वो उसका जो है वो बैकबोन बने उसकी, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए पहला सपोर्ट जो है वो घर से ही होता है। बिल्कुल। आप बाहर से किसी से उम्मीद नहीं करें, अपने घर से जो है वो सपोर्ट दें और बच्चे को आगे लेके जाएं। सो दोस्तों, ऐसा ही एक लास्ट पॉडकास्ट हमने किया था जो कि डिजेबल पर्सन है, ठीक है। सो आप उनका पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं कि उनकी फैमिली कितनी सपोर्टिव थी और वहाँ पर भी एक माँ ने ही रोल प्ले किया था। सो अभी आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पर वो पूरा पॉडकास्ट देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, ये जर्नी को यहाँ तक लेकर आने के लिए और आगे तक जाने के लिए एंड रेशम का मिरर बनने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। सो दोस्तों, ऐसे ही हमें भी आप सपोर्ट करते रहिए जैसे कि रेशम की मम्मा ने उनको सपोर्ट किया है। सो वी नीड योर सपोर्ट। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पूरे वीडियो में, पूरे पॉडकास्ट का जो भी बेस्ट पार्ट आपको लगा वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन मदर्स के साथ शेयर कीजिए जिन मदर को हौसला मिले। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।